विनोद मिल के श्रमिकों का 3 दशक का संघर्ष अब जाकर खुशियां लेकर आया है। राज्य शासन ने मिल श्रमिकों के बैंक खाते में एक मुश्त बकाया भुगतान करने के लिए 90 करोड़ 1 लाख रुपए का पे ऑर्डर कोर्ट में जमा करा दिया है। कोर्ट के निर्देश पर यह रकम श्रमिकों को बांटी जाएगी। मिल मजदूर संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश भदौरिया ने बताया कि मजदूरों की हक की ये लड़ाई करीब 3 दशक तक चली है और आखिरकार मजदूरों की जीत हुई। उन्होंने बताया लगभग 3 दशक तक लेबर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले विनोद मिल के श्रमिकों की संख्या अब आधी ही रह गई है। लगभग 2000 श्रमिकों के संघर्ष के दौरान दिवंगत हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई तो पिछले महीने मिल मजदूरों ने पुनः नगर निगम परिसर के पास निरंतर धरना शुरू कर दिया। विनोद मिल के श्रमिकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य शासन के खिलाफ अवमानना याचिका लगाई। आखिरकार मंगलवार को राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट इंदौर में 90 करोड़ 1 लाख रुपए का पे ऑर्डर जमा करा दिया गया। विनोद मिल के 4353 श्रमिकों और उनके परिवारों को राज्य शासन द्वारा 90 करोड़ रुपए बकाया भुगतान किया जाना है। शासन द्वारा कोर्ट में जमा की गई रकम वितरित करने की व्यवस्था भी कोर्ट द्वारा ही तय की जाएगी। वहीं मिल मजदूर संघ कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2019 को राज्य शासन को निर्देश दिए थे कि 2 साल की अवधि में सभी श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। 2 साल बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब दोबारा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2021 को राज्य शासन से 10% रकम यानी 9 करोड़ 82 लाख रुपए जमा करवाए और शासन को 6 महीने में पूरी रकम का भुगतान करने के आदेश दिए थे। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अवधि गुजर गई, शासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, लिहाजा फरवरी में श्रमिकों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी। अंत में शासन के मिल मजदूरों की राशि कोर्ट में जमा कराई है, जिससे सारे मजदूरों में खुशी है। इस बात की जानकारी जब मजदूरों को लगी तो बड़ी संख्या में मजदूर मिल मजदूर कार्यालय पहुंचे और एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां बांटी, साथ ही मिठाई भी वितरित की। वहीं गुरुवार को शाम 5 बजे श्रमिक और दिवंगत श्रमिकों के परिजनों की कोयला फाटक स्थित मिल मजदूर संघ कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक से पूर्व मजदूरों ने यहां पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशी बांटी। इसके बाद बैठक में उज्जैन मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया ने मजदूर भाइयों को बताया कि मजदूरों के हक की रकम कोर्ट में जमा हो चुकी है। उन्होंने सभी श्रमिकों से अपील की है कि वो अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्र मिल मजदूर संघ के कार्यालय में जमा कराएं, ताकि जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। राज्य शासन की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट इंदौर में 90 करोड़ 1 लाख रुपए का पे ऑर्डर जमा करा दिया गया है। इसकी जानकारी लगने पर मजदूर संघ एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और प्रतिनिधि मंडल ने सभी श्रमिकों की तरफ से कलेक्टर आशीष सिंह को धन्यवाद दिया। इस पैसे का जैसे जिसका जो हिसाब बना है उस हिसाब से उसको 4% और 2% ब्याज उसमें जोड़कर प्रत्येक मजदूरों को 2 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक एक श्रमिक को पैसा आएगा, जिसका जैसा हिसाब है। किसी का 1 लाख रुपए का, किसी का 1.5 लाख का है, किसी का 1.25-2 लाख का है। तो जिस हिसाब से ब्याज जोड़कर जो भी रकम जाएगी 2.5 लाख 3 लाख प्रत्येक एक मजदूर को, वो उनको दिलवाया जाएगा और उसके सारे कागजात लिए जाएंगे, सत्यापन किया जाएगा। 2 ट्रेड यूनियन यहाँ सत्यापन करेगी और तमाम तरह की बातें हैं। तो आज हमारा मजदूर जो है इस बात से पीड़ित भी था कि उसमें से जो हमारे श्रमिक भाई चले गए, स्वर्गीय हो गए, आज उनके जीते जी मिल जाता। ये तो देर हुई बहुत एक, मगर आज जीते जी उनको मिल जाता तो उनको और बहुत सुकून मिलता। 31 वर्षों की लड़ाई के बाद जो मिल मजदूरों को पैसा मिल रहा है, उसमें मजदूर के परिवार को और मजदूरों को बड़ी खुशी का विषय बना हुआ है और लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और मतलब फटाके फोड़ रहे हैं, ऐसा हमारे सुनने में आया है। और हमने जो संघर्ष करके 31 वर्षों की जो लड़ाई जीती है, उसमें जिला कलेक्टर ने अभी 90 करोड़ 1 लाख रुपए जमा किया है और उसी के उपरांत मजदूरों को हमने पैसा बांटने का आदेश जारी करवाया है और उसी आदेश के आधार पर उनको 2 से 2.5 महीने के अंदर उनके खातों में पैसा जाना चालू हो जाएगा। मेरे फादर थे मिल में आरिफुद्दीन,
और 12 एक साल उन शांत हो गए, 12 एक साल हो गए उनको शांत हुए को। और अभी हमें अखबार और यूँ चर्चा से पता चली कि पैसा कोर्ट ने पास कर दिया है। तो भदौरिया जी जो है बहुत लंबे संघर्ष से लड़ रहे हैं, मजदूर भी उनके पूरे साथ है, सहयोग है, और हमें सबको पूरे मजदूरों को बहुत खुशी है। महाकालेश्वर मंदिर के नाम पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ठगी की वारदात करने वाले आरोपी को माधवनगर पुलिस ने दबोच लिया है। ठगी की वारदात उसी ने की है, इसके साक्ष्य जुटाने का काम शुरू हो गया है। फोन पर कई व्यापारियों को प्रलोभन देकर उससे रुपए ट्रांसफर करवाने वाले आयुष शर्मा और लंकेश से माधवनगर थाने में पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों महाकालेश्वर मंदिर में एसी लगवाने का प्रलोभन देकर फ्रीगंज के एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के साथ 96,000 रुपए की ठगी की गई थी। फ्रीगंज की बेताल मार्ग स्थित अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक के संचालक विजय पिता सुभाष चंद्र जैन को किसी अज्ञात शख्स ने फोन किया था। कर्मचारी दीपक के जरिए विजय जैन को ठग ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में 35 ऐसी की जरूरत है, आपका टेंडर हो गया है, लिहाजा कागजात मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसा आरोपी ने बताया था, विजय जैन ने वैसा ही किया, अपनी फर्म का कोटेशन और अन्य डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेज दिए। इसके बाद अज्ञात आरोपी ने डिपॉजिट राशि के रूप में 36,480 और 7,000 दो बार ऑनलाइन पेमेंट मंगवाया। 43,480 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए। ऐसे कुल मिलाकर 96,000 रुपये की ठगी की। इसके बाद ठग ने मोबाइल बंद कर लिया। विजय जैन ने 18 अप्रैल को इस घटनाक्रम के बाद माधवनगर पुलिस को शिकायत की थी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस को सेठीनगर में रहने वाले आयुष शर्मा के बारे में सुराग हासिल हुए। आयुष शर्मा और लंकेश की इस वारदात में शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आयुष फिलहाल किशनपुरा में एक किराए का कमरा लेकर रहता है। तो ये जनरली लोगों को कहता था कि जैसे अभी जिस मामले में इसने एसी का टेंडर निकालने के लिए लोगों से ठगी की थी, कहा था कि आप इतना अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, आपको एसी का टेंडर मिल जाएगा। इस चक्कर में इसने 96,000 रुपये की ठगी करी थी। विजय जैन करके एक व्यक्ति है अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इस हिसाब से ये इस तरीके की ठगी करता है। इस पर और भी अपराध पंजीबद्ध हैं। कोतवाली महाकाल थाना क्षेत्र में भी और चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी इसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं। प्राय इसने जो अभी आज इसको अरेस्ट किया है, तो इससे जो पूछताछ की गई उसमें पाया गया कि ये इस तरीके के फ्रॉड करता रहता है, क्योंकि इसका ऐसा मानना है कि इसको कार्य नहीं मिला, काम नहीं मिला कोविड के दौरान, तो इसको पैसे का संकट आया, तो इस तरीके की गतिविधियां करता रहता है। हेलावाड़ी क्षेत्र में हत्या सहित 5 अपराधों के आरोपी के अवैध मकान पर पुलिस प्रशासन ने चलाए हथौड़े। उज्जैन में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को पुलिस प्रशासन की टीम थाना जिवाजीगंज क्षेत्र पहुंची। यहां हेलावाड़ी में गुंडे रमीज पिता हबीब के मकान पर हथौड़े चलाए गए। गुंडा रमीज हत्या के मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त गुंडे पर हत्या सहित 5 केस दर्ज हैं। जब पुलिस हेलावाड़ी क्षेत्र में पहुंची तो यहां दहशत का माहौल हो गया। हालांकि गुंडे का मकान सकरी गली में था, इसलिए बुलडोजर नहीं पहुंच सका। नगर निगम की टीम ने हथौड़े से अवैध मकान को तोड़ा। खास बात यह है कि रमीज बहुचर्चित दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है। नाम क्या है इनका? रमीज। कितने मामले दर्ज है? सिर्फ थाना जिवाजीगंज पे 5 मामले दर्ज हैं इसके विरुद्ध। इसमें हत्या का अपराध है, अवैध शस्त्र रखने का है और मारपीट के हैं। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर 100 पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है। मंगलवार को देखने में आया कि तिरंगा फटा हुआ था और ऐसी ही स्थिति में लहरा रहा था। यहां से गुजरने वाले यात्रियों ने जब देखा तो नाराजगी जताते हुए आपत्ति जताई। तत्काल रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई। यात्रियों की नाराजगी पर ध्वज बदला गया। यहाँ बता दें कि 3 वर्ष पूर्व उज्जैन रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। ये ध्वज 24 घंटे लहराता रहे, इसलिए रात्रि में इस पर रोशनी के लिए लाइट का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन रेलवे प्रशासन की अनदेखी के चलते राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फट गया और हवा में लहराता रहा, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ध्वज फटी हुई स्थिति में करीब 2 घंटे तक लहराता रहा।
काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब उज्जैन में भी एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर और अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अतुलेशानंद सरस्वती महाराज ने दावा किया कि वर्ष 2007 में उन्होंने खुद मस्जिद में प्रवेश कर प्राचीर परमार कालीन राजा भोज के समय की शिव और गणेश की प्रतिमा को अंदर देखा है। क्योंकि अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद सामने आने के बाद महामंडलेश्वर ने मांग की है कि उज्जैन की मस्जिद की भी जांच होनी चाहिए। यहाँ महामंडलेश्वर ने कहा कि उज्जैन मां शिप्रा के तट पर स्थापित है। राजा भोज की राजधानी रही उज्जैन एक दुर्लभ स्थान है। इस पर सन 1600 में मुस्लिम मुगल शासकों ने तोड़कर कब्जा किया था। उज्जैन के दानीगेट स्थित बिना नींव की मस्जिद में प्राचीन शिव मंदिर है, जिसमें आज भी गणेश प्रतिमा साफ दिखाई देती है। मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाए, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करे। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने दावा किया कि वर्ष 2007 में मस्जिद के अंदर जाकर देखा कि भगवान गणेश की मूर्तियों को हाथी, घोड़े और पत्थरों पर विशाल पहरेदार सैनिकों की मूर्तियां अंदर बनी हैं। संत ने इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही है। जय महाकाल। यह विषय उज्जैन का है। जब राजा भोज शासन करते थे तब उन्होंने 2 मंदिर यहाँ स्थापित किए थे। एक उज्जैन में किया था शिव मंदिर, जिसमें गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, हाथी के चिन्ह हैं और द्वारपाल के भी चिन्ह हैं। दूसरा उन्होंने सरस्वती मंदिर धार जिले में बनाया था, जो सरस्वती का मंदिर था। लेकिन औरंगजेब जब 1600 ईस्वी में आए तो उन्होंने ये सब देवालय, देवस्थान, शिव मंदिर तोड़ दिए थे और उसके बाद से हमारे जितने भी देवस्थान है खंडित है। जितने भी देवस्थान उस समय मुगलों के शासन काल में गए हैं वो हमें पुनः वापस चाहिए, क्योंकि राजा भोज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने समुद्र तक लड़ाई लड़ी थी, इधर पहाड़ों तक लड़ाई लड़ी थी और परमार काल में उन्होंने जो काम किया था वो बहुत उत्तम काम था। इसी के नाम पर भोजपाल नाम भोपाल का भी हुआ है। उन्होंने कई जगह शिव मंदिर भी बनाए थे। तो ये परमार कालीन है और विक्रमादित्य के 11वें वंशज जिन्होंने उज्जैन में राज किया था और पूरे पृथ्वी पर राज किया था, कई उनके ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि यह देवस्थान उज्जैन में जो बिना नींव की मस्जिद से अभी इन लोगों ने नामकरण कर रखा है वो हमें वापस पुनः शिव मंदिर के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए हम कोर्ट में अर्जी करेंगे और शासन प्रशासन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी न्यूज चैनल वाले अंदर जाकर इसकी तहकीकात कीजिए और प्रशासनिक अधिकारी उसके साथ जाए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी दिखेगा। बुधवार रात दारू गोदाम के पीछे राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाले हर्षित चौहान को उसके दूसरे पिता दिनेश सिंह चौहान ने बुधवार रात फोन करके कहा कि तेरी मां लीलाबाई की मैंने गला दबाकर हत्या कर दी है। लीलाबाई दिनेश चौहान की दूसरी पत्नी है। दिनेश की पहली पत्नी रेखा राजीव नगर उज्जैन में रहती है, जिनके 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का है। दिनेश चिमनगंज थाना क्षेत्र के वीरनगर में एक किराए के मकान में रेडीमेड कपड़ों की कटिंग का काम करता है, जहां कल रात उसने अपनी दूसरी पत्नी लीलाबाई की गला दबाकर हत्या की है। लीलाबाई की शादी पहले 2001 में सोनकच्छ में हुई थी। 15 साल पहले तलाक हो गया। हर्षित लीलाबाई के पहले पति का बेटा है। दिनेश की पहली पत्नी रेखा दिनेश को लीलाबाई से तलाक लेने के लिए मजबूर कर रही थी, जिस संबंध में अक्सर इनके बीच विवाद होता था। संभवतः यही हत्या का कारण है। गुरुवार सुबह चिमनगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर वारदात के सबूत इकट्ठा करने पहुंची। फिलहाल दिनेश फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रूम पे चले जा, तेरी चाबी खिड़की में रखी है और तेरी मम्मी की लाश अंदर है, जाके तू देख ले। सर ये बात मुझे बोली और मेरी दीदी को भी बोली यह बात, और सर मैंने जाके देखा और उन्हें रिटर्न कॉल किया तो सर उनका फ़ोन बंद आ रहा था और सर वो वहाँ से भाग गए। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर क्या कारण? यहाँ पर पति पत्नी का किसी बात को लेकर तनाव हुआ और पति ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और घर का ताला लगाकर भाग गया। भागने के पश्चात उसने हत्या करने की सूचना अपने लड़के को दी, बताया कि मैंने तुम्हारी माँ की हत्या कर दी है और ताला लगा दिया है, चाबी खिड़की के पास रखी है। जब उनका लड़का हर्षित यहाँ आया, उसने घटनास्थल का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी माँ का शव मिला। वो तत्काल उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया। उसके पश्चात उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट करी। हर्षित की रिपोर्ट पर से हमने दिनेश चौहान के खिलाफ में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दिनेश चौहान घटना के पश्चात से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये एक सूचना मिली थी जिसमें सीएच के पीएम परिसर में लीलापति दिनेश का शव का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया में जो चेहरे पे और गले पर चोटों के निशान पाए गए हैं। संभवतः मृतका का गला दबाकर हत्या की गई है। तो फिर हम लोग ये घटनास्थल निरीक्षण किया। वीरपुर चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो घर है
उसमें पीछे वाले कमरे में कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं। और ये मामला चूँकि सस्पेक्टेड मर्डर का था, इसलिए पूरी जांच की जाएगी और पीएम होने पर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। नगर निगम परिसर के नवनिर्मित स्विमिंग पूल में बुधवार की शाम 15 साल की उम्र के एक बालक की डूबने से मौत के बाद आयुक्त अंशुल गुप्ता ने मामले की जांच शुरू कराई है। इस हादसे के बाद पुल पर तैनात स्टाफ ने तालाबंदी कर दी थी। मौत का शिकार हुए बालक के परिजनों ने नगर निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बुधवार की शाम 4 से 4:45 की शिफ्ट के दौरान तनवीर अहमद नाम का 15 साल का बच्चा पूल में डूबकर मौत का शिकार हो गया था। यहाँ तैनात लाइफगार्ड ये सोचते रहे कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, इसी बीच ये हादसा हो गया। किसी को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिला। आगर रोड की यादव नगर कॉलोनी में रहने वाले इस बच्चे के परिवार के लोग अस्पताल से उसका शव लेकर गए थे। पुलिसकर्मी परिवारजनों को समझा बुझाकर शव वापस अस्पताल लाए और इसे पोस्टमार्टम रूम में रखवाया। गुरुवार सुबह तनवीर के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। नगर निगम उपायुक्त तो स्विमिंग पूल प्रभारी नीता जैन का कहना है कि तनवीर साप्ताहिक पास बनवाकर पूल में पहुंचा था। उसे तैरना आता था। गहराई में पहुंचने के बाद एकाएक उसकी सांसें फूलने लगी। गार्ड ने उसे बचाने का प्रयास किया। उपायुक्त नीता जैन के मुताबिक आयुक्त ने घटना की जानकारी संबंधितों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। हम तैर रहे थे तो हम दोनों बीच में चले गए, है ना, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, सांस फूल गई तो वो अंदर ही बैठ गया। तो उसके पास एक दोस्त था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं बाहर गया, बाहर से पाइप लाया, इतने वो अंदर चला गया। फिर मैंने उनको बोला तेरा को ये आ जाओ बचाने। फिर वो आए। हाँ, उसमें ये हुआ कि मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया कि आप नगर निगम जाओ। मैं जब नगर निगम पहुंचा तो वहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, कोई तैराक नहीं थे कि जो वो मतलब वहाँ पर अगर कोई बच्चा डूबे तो उसको मतलब वो बचा लें, इस तरह का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का बोला तो उन्होंने वो भी नहीं दिखा पाए। हादसा है, नगर निगम के लोगों की गलती है। वहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं व्यवस्था कर रखी है, कोई इंतज़ाम नहीं। कोई अगर बच्चे हैं तो कोई वहाँ ड्राइवर नहीं है कि वो उनको बचा ले। अगर इस तरह की कोई घटना हो तो पूरी लापरवाही है। महिदपुर रोड स्थित गांव बोरखेड़ा में पति पत्नी के विवाद के बाद गर्भवती पत्नी द्वारा जहर खाने से हुई मौत। जिला चिकित्सालय में हुआ शव का पोस्टमार्टम। उज्जैन के महिदपुर रोड स्थित गांव बोरखेड़ा में पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति तूफान सिंह और पत्नी कविता में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और पत्नी ने जहर खा लिया। पत्नी गर्भवती थी। इलाज के लिए उज्जैन के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं पंचनामे के लिए नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोट जिला चिकित्सालय पहुंची और पंचनामा बनाया गया। और वहां से घर पे आए। घर पे आके दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पे उसके पति ने मारपीट की। उसके साथ मारपीट करके उसने अपनी सिस्टर ने जहर खा लिया। और वो पति को धमकी दी। पहले तो धमकी देने के बाद बोला उसने दोनों पति ने मिलके उसको जहर खिला दिया। पंचनामा मैंने बनाया, बॉडी को देखा है पंजों के साथ में। तो परिजन ऐसा बता रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हो चुका है। और बाकी फिर रिपोर्ट देंगे हम डिटेल में। गांव मटकोटा क्षेत्र में बाइक ने साइकिल सवार मजदूर को रौंदा, मौके पर हुई मौत। जिला चिकित्सालय में हुआ शव का पोस्टमार्टम। उज्जैन के साथ जिला चिकित्सालय में गुरुवार को एक मजदूर के शव का पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना मटकोटा गांव की है। अज्ञात बाइक सवार ने साइकिल से जा रहे मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार अज्ञात शख्स भाग गया। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाने में जुटी है। मृतक मजदूर का नाम गणपत है। कैसे हुआ? कैसे? साइकिल से और बाइक से। ये कैसे थे? ये साइकिल से थे। बाइक वाला भी पकड़ा कि नहीं? नहीं पकड़ा, वो तो भाग गया। कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट? ये मटकोटा के। क्या नाम था और क्या करते थे? ये मजदूरी करते थे, बेलदारी कर रहे थे, अलीपना करते थे। राजगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 10-12 किलोमीटर दूर स्थित करेड़ी में रात को जमीनी विवाद में हुई कहासुनी के बीच विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
वहीं गुस्साई भीड़ ने हमलावरों के मकान और दुकान को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों पर भी पथराव कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर हर्ष दीक्षित, एसपी प्रदीप शर्मा और एडिशनल एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। उक्त घटना की सूचना भोपाल में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को लगने के बाद आईजी इरशाद अली भी रात को करेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले 7 नामजद और 30 से 40 अन्य उपद्रवियों पर शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। काई से मारा? टामी से। किस बात को लेकर विवाद हुआ? मैं निकल से जा रहा था, सोरा गाली बक रहा था मेरे को, गाली क्यों गाली बक रहा है। हाँ, मैं मार दिया। कितने लोग थे वो? तो पूरे घर के ही थे, उसमें उसके 2 लड़के। ये नहीं जमीन के बारे में गाली दे रही था, वो अन्य की क्या चाह रहा है? किसने गाली दी? वो लड़का ने उसका अल्लाह दी। अच्छा। अल्लाह भी लिखा। किसको दी थी? साहब कौन कमाना तो 2-3 ही बाप बेटा तलवार एक के लाए, एक टामी लाए, टामी सर ने नहीं दोनों भाई के। हाँ, वो अल्लाह बेली ने उसका भाई का मारी, उनका भाई का हुक्म बना। हाँ। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।